हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मगर क्या करें, एग्जाम्स था और एग्जाम के समय यूट्यूब करेंगे तो घर में बहुत डांट पड़ेगा, इसीलिए बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके जा रहा हूँ वही, आपको तो पता है, एक ऐसी दुनिया में जहां आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज, सारे इंसानों के पूर्वज पैदा ही नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। मैं कुछ देर से YouTube से ब्रेक लिया था, इसमें देखो क्या क्या हो गया। कैंप क्रीटेशियस का सीजन 3 पूरा रिलीज हो गया नेटफ्लिक्स में। एग्जाम्स हो तो क्या, छुप छुप के देख तो लिया पूरा। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सीजन 1 और 2 के तरह ही ये सीजन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही औसम है। और मैंने पहले YouTube पे सीजन 1 और 2 का पूरा रिव्यू दिया था, मगर इस बार क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, इस बार मैं पूरा रिव्यू नहीं दूंगा, मैं कुछ अलग करने वाला हूं। इस बार मैं सीजन 3 में दिखाए गए कुछ नए डायनासोर्स का रिव्यू देने वाला हूं, सिर्फ डायनासोर्स का। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है, इस वीडियो में दिल दहला देने वाला और धरती हिला देने वाला स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपने अब तक कैंप क्रीटेशियस का सीजन 3 नहीं देखे हैं, ऐसे लोग बहुत कम ही होंगे, मगर फिर भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप सीजन 3 देख लीजिए, फिर मेरा वीडियो देखिए। मगर सीजन 3 देखने के बाद मेरा वीडियो देखना जरूर भूल मत जाना प्लीज। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। सीजन 3 में पहला नया डायनासोर जो हमें दिखता है वो है उरानोसॉरस। ये एक हर्बीवोर डक बिल्ड डायनासोर है जो असल में क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। आकार में ये करीब 23 से 27 फीट तक लंबा होता था। एक हर्बीवोर होने के नाते उरानोसॉरस को एक शांत जानवर होना चाहिए, और कैंप क्रिटेशियस का 3rd एपिसोड में डैरियस भी यही कहता है। मगर उसके बाद ही दो उरानोसॉरस उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। ये शांत जानवर इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, ये हमको बाद में पता चलता है और मैं भी ये बाद में ही बताऊंगा। अब कैंप क्रिटेशियस के उरानोसॉरस का डिजाइन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैंप क्रिटेशियस का उरानोसॉरस डिजाइन काफी एक्यूरेट है। पहले आप इसके सर को देखिए, इसका ये अपीयरेंस हम एक्यूरेट ही कह सकते हैं। फॉसिल्स के मुताबिक उरानोसॉरस का नेजल बोन्स सर के ऊपर कुछ डोम जैसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें नेजल प्रोट्रूबरेंसेस कहा जाता है। यहाँ पे वो साफ साफ दिख रहे हैं। मुंह के सामने जो सख्त बीक जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी यहाँ पे मौजूद है। मगर एक चीज बहुत ही गलत और भयानक दिखाया गया है, इनके दांत। डक बिल्ड डायनासोर्स में बहुत सारे छोटे छोटे दांत एक साथ रहते थे, जिन्हें डेंटल बैटरी कहा जाता है। और उरानोसॉरस भी एक डक बिल्ड डायनासोर ही है, लेकिन यहां पे तो का बवासीर बना दिए हो। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कैंप क्रिटेशियस में उरानोसॉरस का गर्दन शायद थोड़ा सा लंबा दिखाया गया है, मगर उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं उसके पीठ पर वो सेल जैसा स्ट्रक्चर के बात पे। उरानोसॉरस के स्केलेटन में कुछ न्यूरल स्पाइन्स बहुत लंबे लंबे हैं, बिल्कुल जैसे स्पाइनोसॉरस में भी है। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक सेल जैसा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। मगर कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि उरानोसॉरस के पीठ पर सेल नहीं, बल्कि एक हम्प या कुबट जैसा स्ट्रक्चर होता था, ठीक जैसा आज के अमेरिकन बाइसन में देखा जाता है। कौन सा हाइपोथेसिस सही है वो डिबेटेबल है, मगर ज्यादा एविडेंस सेल के तरफ ही है। इसीलिए हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि सेल यहां पे ठीक ठाक ही दिखाया गया है। उरानोसॉरस का सामने के पैर भी
कैम्प क्रिटेशियस में थोड़ा सा गलत दिखाया गया है। फॉसिल एविडेंस के मुताबिक उरानोसॉरस का फोरलिम्ब में 4 उंगलियां हुआ करते थे। उनमें से 2, 3 और 4 नंबर उंगलियों के नाखून खुर की तरह मोटे होते थे जो चलने में मदद करते थे, और 5 नंबर उंगली लंबा था। उसके ऑपोजिट साइड में और कोई उंगली नहीं था, मगर उसके जगह एक छोटा सा स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर था। मगर कैम्प क्रिटेशियस में फोरलिम्ब पर स्पाइक की जगह भी एक उंगली दिखाया गया है, और यहाँ पे दोनों पैर सामने की तरफ मुड़े हुए हैं, जिसे प्रोनेटेड पोजीशन कहते हैं। असली में ये एक दूसरे के तरफ मुड़े हुए होते थे, जिसे कहते हैं सुपिनेटेड पोजीशन। ये जुरासिक फ्रेंचाइजी का पुराना मिस्टेक है। सारे डायनासोर्स के फोरलिम्ब्स सुपिनेटेड की जगह प्रोनेटेड दिखाए गए हैं। एक और बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कैम्प क्रिटेशियस में ये उरानोसॉरस काफ़ी फुर्तीले तरीके से भाग रहे हैं। मगर पेलियोंटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि उरानोसॉरस शायद इतना फुर्तीला नहीं था, और ऐसे हमेशा 4 पैरों के ऊपर नहीं चलता था। कभी कभी वो 2 पैरों पर भी चलता था। इन छोटे छोटे मिस्टेक्स के बावजूद उरानोसॉरस का डिज़ाइन जुरासिक फ्रेंचाइजी के सबसे एक्यूरेट डिज़ाइंस में से एक है। अब बात करते हैं कैम्प क्रिटेशियस सीजन 3 का दूसरा नया डायनासोर के बारे में, मोनोलोफोसॉरस। कैम्प क्रिटेशियस का मोनोलोफोसॉरस भी काफ़ी एक्यूरेट है, कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स को छोड़कर। सबसे पहले मुझे लगा कि ये मोनोलोफोसॉरस असली मोनोलोफोसॉरस से साइज में थोड़ा सा छोटा है। दूसरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो है इसके स्कल के ऊपर जो क्रेस्ट है उसका शेप। मोनोलोफोसॉरस के स्कल का जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें क्रेस्ट जैसा दिखता है, कैम्प क्रिटेशियस में उसी क्रेस्ट का शेप थोड़ा सा अलग लगता है। मगर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर कभी कभी केराटिन नाम के प्रोटीन का कवरिंग होता था, जिसकी वजह से क्रेस्ट का आकार और भी बड़ा और डिफरेंट लग सकता है। एक नोटिस करने वाला बात यह है कि कैम्प क्रिटेशियस के मोनोलोफोसॉरस के पास एक साथ एक ही साइड में 2 नॉस्ट्रिल्स दिख रहा है, मगर असलियत में इस डायनासोर्स के स्कल के एक साइड में सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल था। इसका एक एक्सप्लेनेशन मुझे सोशल मीडिया से मिला। शायद मोनोलोफोसॉरस को क्लोन करने के समय उसमें स्नेक डीएनए ऐड किया गया था। अब कुछ स्नेक्स के पास नॉस्ट्रिल्स के अलावा नाक के सामने कुछ छेद होते हैं जिन्हें पिट ऑर्गन्स कहा जाता है। इन पिट ऑर्गन्स की मदद से सांप अपने शिकार के हीट सिग्नेचर को समझ सकते हैं, बिल्कुल एक इंफ्रारेड कैमरा की तरह। तो शायद स्नेक डीएनए यूज करने की वजह से मोनोलोफोसॉरस में भी पिट ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, जो उसे शिकार के हीट सिग्नेचर समझने में मदद करते हैं। कैम्प क्रिटेशियस के मोनोलोफोसॉरस में एक और गलती ये है कि उसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, मतलब डायनासोर्स में कानों के जो छेद होते हैं वो नहीं है। एक और बात यह है कि कैम्प क्रिटेशियस के मोनोलोफोसॉरस के दांत बाहर निकले हुए हैं, मगर पेलियोंटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि डायनासोर्स के दांत एक लिप जैसे चमड़े के कवरिंग से ढके हुए होते थे। ये लिप्स नहीं थे, क्योंकि लिप्स सिर्फ मैमल्स में होते हैं। ये सिर्फ स्किन का एक कवरिंग था, जो जैसा कि आज मॉनिटर लिजर्ड्स में देखा जाता है। मगर कैम्प क्रिटेशियस के मोनोलोफोसॉरस में वो कवरिंग भी मिसिंग है। और आखिर में वो लंबे समय से चलता हुआ मिस्टेक तो है ही, प्रोनेटेड हाथ। इनके हथेलियों को एक दूसरे की तरफ मुड़े होने चाहिए थे। इन छोटे छोटे मिस्टेक्स के अलावा मोनोलोफोसॉरस का डिज़ाइन को भी हम एक्यूरेट कह ही सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कैम्प क्रिटेशियस सीजन 3 का मशहूर हाइब्रिड डायनासोर के बारे में। जी हाँ, E750 यानी कि स्कॉर्पियस रेक्स। इस शो के मुताबिक स्कॉर्पियस रेक्स
डॉक्टर हेनरी वू का बनाया हुआ सबसे पहला हाइब्रिड डायनासोर है, इंडोमिनस रेक्स से भी पहले। मगर बहुत ही बदसूरत और एग्रेसिव होने के वजह से इसे पब्लिक डिस्प्ले पर नहीं रखा गया। और हाँ, बदसूरत तो ये बहुत है और खतरनाक भी। इसके पास हीट विजन है। ये बहुत सारे दूसरे डायनासोर्स पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि सेराटोसॉरस को भी ये मार देता है। और इसी से डरकर इज़ला नूबलर के बाकी डायनासोर्स अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। एपिसोड 3 में उरानोसॉरस का अजीब सा बिहेवियर का वजह भी ये स्कॉर्पियस रेक्स ही था। स्कॉर्पियस रेक्स पेड़ पर चढ़ सकता है और इसके पूंछ पर जहरीले कांटे हैं जो शरीर से अलग होकर शिकार के शरीर में घुस जाते हैं। कैम्प क्रिटेशियस में डॉक्टर वो बताता है कि ये जहरीले कांटे उसके पास इसीलिए है क्योंकि उसे बनाने के समय स्कॉर्पियन फिश का डीएनए यूज़ किया गया था और इसी वजह से उसका नाम भी स्कॉर्पियस रेक्स है। मगर असली स्कॉर्पियन फिश के जहरीले कांटे ऐसा शरीर से अलग नहीं होते हैं। स्कॉर्पियस रेक्स का सर देखकर लगता है कि इसमें एबेलिसॉरिड डायनासोर्स का डीएनए यूज़ किया गया है, क्योंकि उनके तरह ही इसका स्नाउट ज़्यादा लंबा नहीं है। इसके पैर में ड्रोमियोसॉरिड्स की तरह एक बड़ा सा नाखून है, तो इसमें ज़रूर वेलोसिरैप्टर का डीएनए है और इसी वजह से ये लंबे लंबे छलांग भी लगा सकता है। स्कॉर्पियस रेक्स का सामने के पैर या फिर हाथ जो भी कहेंगे, उसमें 3 बड़े बड़े नाखून वाले उंगलियां हैं। चौथी उंगली ऑपोजेबल है, मतलब बाकी उंगलियों से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड होता है। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में इंडोरैप्टर के पास भी ऐसा ही उंगलियां था। इस हाइब्रिड डायनासोर के पास हीट विजन भी है, तो शायद इसमें सांपों का भी डीएनए है और ये आग के हीट और लाइट से अट्रैक्ट होता है। कैम्प क्रिटेशियस के 7th एपिसोड में हमें एक सरप्राइज मिलता है और हम जान पाते हैं कि आइलैंड पर एक नहीं बल्कि 2 स्कॉर्पियस रेक्स है। दूसरा स्कॉर्पियस रेक्स पहले वाले से ही पैदा हुआ है, मतलब इस जानवर को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी भी पार्टनर का ज़रूरत नहीं होता। ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और आज के कोमोडो ड्रैगन्स भी कभी कभी ऐसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दोनों डायनासोर्स फैमिली होते हुए भी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसके आगे क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना है। स्कॉर्पियस रेक्स को सबसे डरावना, सबसे खतरनाक हाइब्रिड बनाने का एक कोशिश किया गया है, मगर इसका डिजाइन तो देखो, डर लगता है क्या। इंडोमिनस रेक्स और इंडोरैप्टर का डिजाइन तो बहुत कूल था, मगर इसका डिजाइन खैर जो भी हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई गुस्सा मत हो जाना, कमेंट्स में कोई मुझे गाली मत देना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सीजन बहुत ही एंजॉयबल है, सभी लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं और जुरासिक फ्रेंचाइजी फैंस के लिए तो देखना बनता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहां पर ही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 25 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना।